हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के भाग 3 के तहत महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक की 2 क्लास पहले से हो चुकी है, जिसमें अंदर पार्ट 1 के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण अबसद वाले प्रश्न और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण अति लघुरात्मक प्रश्नों को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में भाग 3 के अंतर्गत हम कुछ और महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न जिनके जवाब आपको 3 से 4 लाइन के अंदर देने होते हैं, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे भी जाते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कार्बनिक परमाणु की चारों संयोजकताओं के बारे में ली बेल एवं वॉन्ट हॉप की धारणा का सचित्र वर्णन कीजिए। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं के बारे में ली बेल तथा वॉन्ट हॉप की धारणा का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर चित्रों की सहायता से कार्बनिक परमाणु की संयोजकता की चतुष्फलकीय आकृति को समझाइए। या अथवा में दिया हुआ है कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। यानी अथवा में ये 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों का जवाब एक ही है। हमें कार्बन की जो संयोजकता होती है, उस संयोजकता की जो चतुष्फलकीय आकृति होती है, उसको समझाना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर को जान लेते हैं। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती है ना। कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकता है वो एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती है। ली बेल तथा वॉन्ट हॉप 1874 के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलकीय के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली 4 सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हुई होती है। अभी मैं चित्र के जरिए बताऊंगा कि यह चीज क्या कह रहा है। इस प्रकार दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण होता है। यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं चित्रानुसार आकाश में क्या रहती है? वितरित रहती है। कैसा चित्र है? देखो, ये रहा आपके सामने चित्र। ये क्या है? एक चतुष्फलक का चित्र दिया हुआ है। ये इसका केंद्र मान लीजिए। यहां पर हमने किसको माना है? कार्बन को माना है यहां पर। तो कार्बन की ये जो चारों संयोजकता है, जहां पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, एक H ऊपर दिख रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, जो कि आपके एक मेथेन की संरचना है। साधारण हम ऐसे बनाते हैं मेथेन की संरचना, लेकिन ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि जब कार्बन को हम इस संरचना में रखते हैं तो कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, बल्कि कितना बनता है? बल्कि 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता है। और इसको जब हम संरचनात्मक दृष्टि से बनाते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना हमारे सामने दिखाई देती है। साधारण तरीके से बात करें तो यहाँ पर देखो, ये कार्बन दिया हुआ है और ये चारों हाइड्रोजन एक दूसरे से 109 डिग्री और 28 मिनट पर, ठीक है, के कोण पर क्या है? स्थित है। तो सुविधा के लिए कार्बन की चारों संयोजकता समतल में कुछ इस तरह प्रदर्शित की जाती है, जैसा हम अपने साधारण रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये थी कार्बन की चतुष्फलकीय संरचनाएं। एक कार्बन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणु से चतुष्फलकीय रूप में एक दूसरे के साथ 109 डिग्री और 28 मिनट के कोण पर कोण बनाते हुए आबंध पर स्थित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक यौगिकों को निम्न विशेषताओं को कार्बनिक यौगिकों की निम्न विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। यह प्रश्न 2012 के अंदर पूछा गया था। आपको 2 विशेषता बतानी है, एक समावयवता क्या होती है और दूसरी बंधनों की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की समावयवता। देखो, समावयवता यानी कि समान अवयव, नाम से पता चल रहा है समान अवयव, है ना। तो कार्बनिक यौगिकों में समावयवता पाई जाती है। एक ही अणुसूत्र द्वारा, अणुसूत्र कैसा है? एक ही है। एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 अथवा 2 से अधिक भिन्न भिन्न यौगिकों को दर्शाए जाने की घटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। एक ही अणुसूत्र के द्वारा 2 अथवा 2 से अधिक भिन्न भिन्न अलग अलग यौगिकों को दर्शाए जाने की जो घटना है, जो प्रकृति है, उसी को कहते हैं समावयवता। और इन भिन्न भिन्न यौगिकों को आपस में क्या कहते हैं? आपस में कहते हैं इनको समावयवी। ठीक है, जैसे बात करें
इसी को अलग तरीके से लिखा है, देखो एथिल अल्कोहल के रूप में C2H5OH। देखो सेम चीज है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, इधर भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। उसी तरह इसी को अलग रूप में लिखा है डाई मैथिल ईथर। देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है, तो दो भिन्न भिन्न यौगिकों को दर्शाता है। यानी जो C2H6O सूत्र है ये अणुसूत्र है। अब इसी अणुसूत्र का उपयोग करके दो अलग अलग यौगिकों को दर्शाया गया है। एक दर्शाया गया है C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, और दूसरा है CH3OCH3, ये क्या है, डाई मैथिल ईथर। तो देखो अणुसूत्र एक ही है लेकिन इसको दो अलग अलग रूपों के रूप में दर्शाया है, तो इसको कहते हैं समावयवता। और ये दोनों तत्व है या जो यौगिक है इनको कहते हैं समावयवी। ठीक है, अतः एथिल अल्कोहल और डाई मैथिल ईथर आपस में कैसे हैं, आपस में समावयवी है, यानी इनके अवयव समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंधनों की प्रकृति। तो कार्बनिक यौगिकों के अंदर सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। कैसे बंध पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध। कार्बन के दो परमाणु आपस में संयोग करके या तो एकल बंध सिंगल बॉन्ड, या द्विआबंध डबल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे एल्केन समूह में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होता है, एल्किन समूह में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन समूह में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्या है, ये सहसंयोजक बंध है। एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बंध बना के क्या करता है, एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। कार्बन परमाणुओं में आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन परमाणु के अंदर दूसरे कार्बन परमाणु के साथ जो आपस में जुड़कर सहसंयोजक बंध के जरिए आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक प्रश्न परीक्षा में जरूर छपेगा, है ना। ये प्रश्न देखो 2012, 2018, फिर 2013, 2015, 2013, 2018, 4-5 साल के अंदर लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। एक ही प्रश्न है, उसको घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। देखो एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। आप सब जानते हैं। अथवा में लिखा हुआ है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या है, उदाहरण द्वारा समझाओ। तीसरा पूछा गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी वही एल्किन और एल्काइन। अथवा में पूछा गया है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करो। देखो 4 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन उत्तर एक ही है। ठीक है, चलिए उत्तर को जानते हैं। बात कर रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जो पूरी तरह से तृप्त है, यानी संतुष्ट है। ठीक है, उसमें और चीज ऐड नहीं हो सकती है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती है। यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की जो 4 संयोजकता है वो चारों संयोजकताएं केवल सिंगल बॉन्ड एकल बंध के द्वारा संतुष्ट होती है, उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब जब एक कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकताएं एक सिंगल आबंध के जरिए यानी एकल आबंध के जरिए चारों संयोजकताओं को पूरा करता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे यहां पर देखो मेथेन, मेथेन के अंदर कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन के द्वारा एकल आबंध के जरिए जुड़ा हुआ है। एक कार्बन है वो चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उसी तरह एथेन के अंदर जो कार्बन परमाणु है इसकी चारों संयोजकताएं एकल आबंध के जरिए पूरी हो रही है। देखो एक ही हाइड्रोजन से, एक ही हाइड्रोजन से, एक ही हाइड्रोजन से और एक ही कार्बन से, तो चारों संयोजकताएं एकल बंध के जरिए पूरी हो रही है। इसी तरह प्रोपन में भी कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल आबंध के द्वारा पूरी हो रही है। तो जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल आबंध के जरिए संतुष्ट होती है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एल्केन समूह के जितने भी कार्बन होते हैं, ठीक है, उन सब में क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल आबंध होता है और कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल आबंध के जरिए ही पूरी होती है। अतः एल्केन श्रेणी के जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, और इस श्रेणी के यौगिकों को हम एल्केन कहते हैं या क्या कहते हैं, या कहते हैं पैराफिन। इनकी विशेषता क्या है, ये कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक बनाते हैं, प्रतिस्थापित, यानी जब किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी हट जाते हैं और दूसरे यौगिक के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त नहीं है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकताओं को
पूर्णतः संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित दो कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विआबंध या त्रिआबंध बनाना पड़ता है, उसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी साधारण भाषा में कहे तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की जो संयोजकता है वो जब हाइड्रोजन के जरिए पूरी नहीं हो पाती है तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या तो डबल बॉन्ड के द्वारा या फिर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़कर अपनी संयोजकता को पूरा करता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विआबंध होता है या फिर त्रिआबंध होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एथिलीन, यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है एसिटिलीन, ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, ओलिफिन या एल्किन और दूसरा है एसिटिलीन या एल्काइन। ओलिफिन या एल्किन और दूसरा है एसिटिलीन या एल्काइन। तो जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक द्विआबंध होता है तो ये एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनका सूत्र होता है CnH2n, यानी एल्किन श्रेणी के या एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन के बीच में एक द्विआबंध होता है। वही जब कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिआबंध होता है तो ये एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन है और इनका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। और जो असंतृप्त यौगिक होते हैं वो संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं और योगशील क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, यानी एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखते हैं। तो ये था आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, विषम चक्रीय यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कैसे यौगिक? विषम चक्रीय। तो वे चक्रीय यौगिक जिनमें संवर्त श्रृंखला के बनाने में कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु भी भाग लेते हैं। वे चक्रीय यौगिक जो एक चक्र के नुमा रचना बनाते हैं लेकिन जिनमें संवर्त श्रृंखला बनाने में कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के परमाणु भी भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। जैसे पिरिडिन, थायोफिन और फ्यूरॉन। तो यहां पर देखो कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जब एक चक्रीय यौगिक की संरचना बनाने में जो संवर्त श्रृंखला है उसको बनाने में कार्बन के अलावा दूसरे यौगिक या दूसरे तत्वों के परमाणु भी भाग लेते हैं तो उसे कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन हाइड्रोजन है, इसके अलावा दूसरा तत्व का परमाणु है वो है नाइट्रोजन। यहाँ पर देखो क्या है? सल्फर है, इसको बोलते हैं थायोपिन। यहाँ पर कौन सा है? ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। तो जब एक चक्रीय यौगिक की संवर्त श्रृंखला बनाने में कार्बन के अलावा दूसरा कोई परमाणु भाग लेता है तो उन्हें कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं? अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है? 2015, 16 और 18 में लगातार पूछा गया है। अथवा में है एल्किल मूलक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, अथवा में है क्रियात्मक समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो और अथवा में दिया हुआ है क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाओ। देखो 4 प्रश्न, उत्तर एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये चीजें आपको अच्छे समझनी होगी कि प्रश्न को किस तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है जबकि उत्तर एक ही है। तो चलिए इस उत्तर को जान लेते हैं। देखें, कार्बनिक यौगिक प्राय 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। कितने भागों से? 2 भागों से। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? समूह या मूलक कहते हैं। एक जो कार्बनिक यौगिक है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। जैसे माना कि कोई यौगिक है RX, ठीक है, तो ये प्रथम मूलक है और X आपका द्वितीय मूलक है। इसके 2 भाग होंगे, एक प्रथम मूलक जो कि कैसा होगा? एल्किल मूलक होगा। कैसा मूलक होगा? एल्किल मूलक। और दूसरा आपका मूलक होगा वो होगा अभिक्रियात्मक समूह। क्या होगा? अभिक्रियात्मक समूह होगा, ठीक है। यानी कार्बनिक यौगिक 2 भागों से मिलकर बनता है। प्रत्येक भाग को कहते हैं समूह या मूलक। एक भाग होता है एल्किल मूलक और दूसरा भाग होता है आपका अभिक्रियात्मक मूलक या समूह, ठीक है। प्रथम भाग R एल्किल समूह या मूलक तथा द्वितीय भाग अभिक्रियात्मक समूह या मूलक कहलाता है। जो एल्किल मूलक होता है वो किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से प्राप्त होता है। यानी जो आपका एल्किल मूलक है वो कैसे प्राप्त होता है? कोई भी आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन को कम कर दे तो हमें एल्किल मूलक प्राप्त होगा तथा यौगिक के भौतिक गुणों को वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। और वो एल्किल मूलक उस यौगिक के भौतिक गुणों को रिप्रेजेंट करता है। अभिक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप और रेडिकल
यह समूह यौगिक का क्या है, एक भाग है जिस पर यौगिकों के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यानी जो अभिक्रियात्मक समूह है वो यौगिकों का एक भाग होता है जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। अतः वे कार्बनिक यौगिक जिनका अभिक्रियात्मक समूह एक ही होता है वे रासायनिक गुणों में कैसे होते हैं, वो रासायनिक गुणों के अंदर समान होंगे। ठीक है, वे अभिक्रियात्मक समूह वे कार्बनिक समूह या कार्बनिक यौगिक जिनका अभिक्रियात्मक समूह एक ही होता है वो रासायनिक गुणों के अंदर समान होंगे। ठीक है, यह आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में उनके मूलक और अभिक्रियात्मक समूह को नाम लिखिए। ठीक है, अभिक्रियात्मक समूह कौन सा है और मूलक कौन सा है उनको अलग करके लिखना है। पहला है CH3COOH। ठीक है, तो यहां पर जो मूलक है वो है आपका मेथिल, क्योंकि मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम किया है, तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, मेथेन का सूत्र होता है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो CH3। ठीक है, तो यहां पर मूलक कौन सा है, मेथिल समूह है, और अभिक्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोऑक्सिलिक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोऑक्सिलिक समूह। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3COOH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है CH3COOCH3। तो यहां पर भी देखो कौन सा समूह है, यहां पर भी मूलक है आपका मेथिल समूह, लेकिन अभिक्रियात्मक समूह कौन सा है, वो है आपका एस्टर, CH3COO। ठीक है, फिर तीसरा है C2H5CHO, C2H5CHO। तो यहां पर मूलक कौन सा है, देखो C2H5 यानी कि एथिल समूह है। ठीक है, एथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया। फिर अभिक्रियात्मक समूह कौन सा है, वो है आपका CHO। CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। फिर यहां पर देखो कार्बन C3H7, C3 पे क्या होता है, प्रोपेन, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो प्रोपिल, C3H7। ठीक है, और यहां पर अभिक्रियात्मक समूह कौन सा है, OH। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने मूलक को अलग लिख लिया और अभिक्रियात्मक समूह को अलग लिखना था, जो कि हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 7। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोऑक्सिलिक समूह के सूत्र लिखने हैं। तो एल्कोहलिक समूह का सूत्र होता है OH, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, कीटोन का समूह होता है CO, कार्बोऑक्सिलिक समूह का जो सूत्र होता है COOH होता है। ठीक है, एल्कोहल का OH ऐसे, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का आपका कुछ इस तरह और कार्बोऑक्सिलिक का COOH। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखने हैं। पहला है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो होता है आपका एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। इसका लिखोगे आप एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल का जो आपका IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। फिर है HCHO, ये क्या है, देखो कार्बन एक है, कार्बन एक है मतलब मेथेन है, लेकिन यहां पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे मेथेनल। क्या कहेंगे, मेथेनल। फिर HCOOH, ठीक है, यहां पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, COOH। तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। फिर है आपका CH3OH, यहां पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, यहां पर देखो COOH समूह जुड़ा हुआ था, यहां पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बच्चों मेथेनॉल, क्योंकि OH समूह जुड़ने पर पीछे क्या जुड़ता है, पीछे जुड़ता है ऑल, तो ये होगा मेथेनॉल। फिर है CH3CH तो ये है आपका प्रोपीन, क्योंकि कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 हैं और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर अगला है CH3CH, यहां पर कार्बन कितने हैं, 3 हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। CH2CH2 यहां पर कार्बन कितने हैं, 4 है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, ब्यूटाडाइइन 1,3, क्योंकि 1 नंबर पे और आपके 3 नंबर पे CH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो 1,3 ब्यूटाडाइइन। क्या कहेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइइन। ठीक, फिर अगला है CH3CH3 यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटीन 2। क्या कहेंगे, ब्यूटीन 2।
ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्किन समूह हो जाएगा। और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे हमने लिखा ब्यूटीन 2। ठीक है, इस तरह लिखना था आपको आईयूपीएसी नाम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम प्रणाली में नाम लिखिए। इनके भी आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ 2 पे, ठीक है, डाई मेथिल पेंटेन, टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। ठीक है, तो पेंटेन हो जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है। लेकिन यहाँ पर जो आपका 2 नंबर का कार्बन है, यहाँ पर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, ये 4 और ये 5 कैल है। लेकिन जो कार्बन नंबर 2 है उस पर 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो हमने लिखा 2,2 डाई मैथिल पेंटेन। 2,2 यानी 2 के साथ 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं और डाई मैथिल पेंटेन है। फिर दूसरे के अंदर क्या है, देखो दूसरे के अंदर है आपका CH3, फिर O, CH3O, C, और यहां पर है कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और CH3। इस तरह कुछ संरचना है, यानी कि CH3O, CH2 और CH3। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन देखो यहां पर 2 है, और कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मेथॉक्सी समूह। ठीक है, तो हम कहेंगे मेथॉक्सी एथेन। क्या कहेंगे, मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि देखो ये यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, ये मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, और कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको कहेंगे मेथॉक्सी एथेन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। देखो यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, कीटोन समूह। कार्बन कितने हैं, कार्बन है आपके 5, यानी पेंटेन है, लेकिन कीटोन समूह है तो पेंटेन प्लस ओन यानी पेंटेनॉन। और यहाँ पर 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, तो पहले ये क्या हो गया, पेंटेन हो गया, लेकिन 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन समूह। ठीक है, तो कीटोन समूह का क्या जुड़ेगा, ओन जुड़ेगा, तो पेंटेन धन ओन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेनॉन। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन। लेकिन क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो हम कहेंगे पेंटेनॉन 2, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉन 2। फिर दूसरा है आपका, देखो 1, 2, 3 कार्बन है, और दूसरे कार्बन पे 600 समूह जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे 2 मैथिल प्रोपेनल। क्या कहेंगे, 2 मैथिल प्रोपेनल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11, इसमें भी आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। देखो यहां पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, देखो OC2H5, और यहां पर जुड़ा हुआ है CO समूह, तो इसको कहेंगे एथिल एथेनोइट। क्या कहेंगे, एथिल एथेनोइट। ठीक है, एथिल एथेनोइट। तीसरा है, अगला है, देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, और यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो OH समूह का मतलब है एथेनॉल समूह जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन धन ओल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेन धन ओल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी एथेनॉल समूह जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम दीजिए। क्या देना है, आईयूपीएसी नाम। तो यहाँ पर देखो कार्बन 2 पर मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल। फिर कार्बन कितने हैं, 4 है, तो ब्यूटीन। ब्यूटीन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध है, और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो 2 मैथिल ब्यूटीन 2। फिर दूसरा CH2OH CH2OH, तो इसको कहेंगे एथेन 1। क्या कहेंगे, एथेन 1। और 2 डाईओल, क्या कहेंगे, 2 डाईओल, क्योंकि यहाँ पर 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एथेन 1 और 2 डाईओल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र। एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। तो बस इसकी संरचना बना लेनी है। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, और OH समूह, 1 ऑक्सीजन और OH समूह। फिर मैथिल एसिटिलीन, मैथिल और एसिटिलीन। मैथिल का सूत्र क्या होगा, CH3। एसिटिलीन का सूत्र क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर आपका हो जाएगा H। इसी की संरचना बनाई है ये वाली। फिर है मैथेनल, मैथेनल के अंदर अल समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका OH जुड़ा हुआ है, तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा CH2O। ठीक है, या कह सकते हैं HCOH, ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा मैथेनल का। इसकी संरचना ऐसे बनानी थी। फिर 1 प्रोपाइन, प्रोपाइन मतलब एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और प्रोपाइन है मैथ एथ प्रोपन, यानी कार्बन की 3 संरचना है, तो ये हो गया। ठीक है, CH3, फिर
आपका यहाँ पर CH3 के साथ एक कार्बन जुड़ जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और आपका हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन। फिर 1,3 ब्यूटाडाइइन, यानी 1 और 3 पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, आपका ब्यूटाडाइइन, इन समूह जुड़ा हुआ है। इन समूह का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर कार्बन पे और आपका 3 नंबर कार्बन पे हमने CH2 समूह, ठीक है, जोड़ दिया है और ये आपका बन गया ब्यूटाडाइइन। ठीक है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन है, तो CH2 CH CH और CH2 ये बन जाएगा आपका 1,3 ब्यूटाडाइइन, क्योंकि 1 नंबर और 3 नंबर पे हमने क्या जोड़ दिया है, इन समूह को, एल्किन समूह को जोड़ दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र प्रोपेन टू ऑल, ऑल कहां पे लग रहा है, 2 नंबर पे, यानी OH समूह जोड़ना है आपको 2 नंबर पे। प्रोपेन है मतलब कार्बन के 3 परमाणु है, तो CH3 CH OH CH3। फिर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखो प्रोपेनोइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक का मतलब है कार्बोनिल समूह इसमें जुड़ा हुआ है, COOH समूह, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी है यानी कि OH, तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया और आपका COOH समूह लास्ट में जोड़ दिया, तो ये हो गया CH3 CH OH COOH, यानी 2 पे हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह और प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल यानी कि COOH। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र पेंटेनोन 3, क्या दिखा हुआ है, पेंटेनोन, यानी पेंटेन के साथ कीटोन समूह जुड़ा हुआ है। तो पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5, तो हमने 5 कार्बन जोड़ दिए, लेकिन दिया हुआ है 3 नंबर पे कीटोन समूह, तो 3 नंबर पे हमने कीटोन समूह जोड़ दिया CO। ठीक है, फिर है ब्यूटेनोन 2, यहाँ पर ब्यूटेन है और कीटोन समूह है, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है और 2 नंबर पे आपका कीटोन समूह जोड़ दिया, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, मेथेन की ओजोन, नाइट्रिक अम्ल व वायु के साथ अभिक्रिया का समीकरण देना है। मेथेन का ओजोन के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ और वायु यानी ऑक्सीजन के साथ क्या देना है, अभिक्रिया का समीकरण। क्या होता है जब मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया होती है। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है क्या होता है जबकि मेथेन का ओजोन से ऑक्सीकरण किया जाता है, ये 2016 में पूछा गया है। अथवा में लिखा हुआ है मेथेन के 3 रासायनिक गुण लिखो। अथवा में दिया हुआ है मेथेन से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण दीजिए। अथवा में दिया हुआ है कि कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से नाइट्रोमेथेन, ये 2015 के अंदर पूछा गया है। यानी कुल मिला के मेथेन की रासायनिक गुण आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है, जान लेते हैं। सबसे पहले मेथेन की ओजोन से क्रिया, मेथेन का ओजोन द्वारा उपचयन होने से क्या बनता है, फॉर्मल एल्डिहाइड बनता है। क्या होता है, उपचयन। उपचयन का मतलब है कि ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो यहां पर देखो CH4 मेथेन की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराई जा रही है, तो क्या बन रहा है, फॉर्मल एल्डिहाइड यानी कि मेथेनॉल, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है। तो यहाँ पर मेथेन से 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो क्या बन गया, एक तो जल बन गया आपका और एक बन गया आपकी ऑक्सीजन अलग हो गई। ठीक है, फिर अगला है मेथेन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। यदि मेथेन को नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो मेथेन अणु के एक हाइड्रोजन परमाणु का N2O वर्ग द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और नाइट्रोमेथेन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है CH4। ठीक है, जब मेथेन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन होता है, वो आपका NO2 के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की जगह आ गया NO2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन अलग हो गया और एक हाइड्रोजन ये वाला था नाइट्रिक अम्ल वाला, तो H2O यानी कि जल बन गया। तो जब मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो निर्माण होता है नाइट्रोमेथेन का और आपका जल बनता है। ठीक है, अब बात करें मेथेन की, अगर हम वायु के साथ अभिक्रिया कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो मेथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो इस तरह हमने देख लिया कि जब मेथेन की अभिक्रिया ओजोन के साथ होती है तो मेथेनॉल बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन। जब मेथेन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है तो नाइट्रोमेथेन बनता है और जल बनता है। फिर मेथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम क्या है, भारत में यह कहां पाया जाता है और इससे प्राप्त होने वाले मुख्य ईंधनों के नाम और उपयोग लिखने हैं। अथवा में दिया हुआ है पेट्रोलियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रकृति में कुछ स्थानों पर
चट्टानों के नीचे एक गाढ़ा चिपचिपा और गहरे रंग का द्रव पाया जाता है। पेट्रोलियम प्रकृति के अंदर कुछ स्थानों पर चट्टानों के नीचे वाले भाग में एक गाढ़े चिपचिपे और गहरे रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। इस द्रव में मुख्यतः C1 यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 40 तक की एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं, यानी कार्बन एक श्रृंखला के रूप में मौजूद होते हैं। इस द्रव को पेट्रोलियम या अपरिष्कृत कच्चा तेल कहते हैं। यह विभिन्न पदार्थों का क्या होता है? यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। भारत में पेट्रोलियम प्राप्ति के स्थान असम में, गुजरात में और राजस्थान के कुछ भाग के अंदर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम का जो संगठन है वो पेट्रोलियम में मुख्यतः कार्बन C1 से लेकर कार्बन C14 तक, ठीक है, C40 तक के एलिफेटिक कार्बन यौगिक, एलिफेटिक का मतलब है एक संवर्त लंबी श्रृंखला के रूप में, कुछ एलिसाइक्लिक यानी वलैनोमा हाइड्रोकार्बन और कुछ एरोमेटिक यौगिक तथा क्लोरोफिल हीमीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम के संगठन के रूप में कुछ एलिफेटिक कार्बन यौगिक, कुछ एलिसाइक्लिक, कुछ एरोमेटिक, कुछ क्लोरोफिल और कुछ हीमीन क्या होते हैं? संगठक उपस्थित होते हैं। बात करें पेट्रोल या गैसोलीन की तो इसका क्वथनांक होता है 70 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। संगठन होता है कार्बन C6 से लेकर C7 की श्रृंखला पाई जाती है। उपयोग कहाँ होता है? मोटर कार, वायुयान आदि में ईंधन के रूप में और सूखी धुलाई में इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करें केरोसिन तेल, इसका जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट वो 150 डिग्री से लेकर 300 डिग्री के बीच में होता है। इसमें कार्बन C10 से लेकर C15 तक यानी कार्बन के परमाणुओं की 10 से लेकर 15 संरचना पाई जाती है। ठीक है, रोशनी के लिए लैंपों में और ईंधन के रूप में स्टोव में इसका उपयोग किया जाता है। फिर गैस तेल, इसका क्वथनांक होता है 300 डिग्री से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इसमें कार्बन के लगभग 15 से लेकर 18 तक लंबी संरचना पाई जाती है। इसका उपयोग तेल गैस बनाने और डीजल इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, कुछ ज्यादा ही प्रश्न है, देख लेते हैं थोड़े थोड़े। प्रश्न संख्या 18, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी, अथवा में लिखा हुआ है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर समझाओ। तो जब किसी यौगिक के अणु में से एक या एक से अधिक परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणुओं या समूह से विस्थापित होते हैं तो वे क्रियाएं विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जब किसी यौगिक के अणु में से एक या एक से अधिक परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह से क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार प्राप्त नए यौगिक को विस्थापित यौगिक कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है जब मेथेन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर मेथेन अणु का एक हाइड्रोजन परमाणु NO2 समूह के द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है और नाइट्रोमेथेन बनाता है। यहां पर देखो, ये मेथेन है आपका CH4, इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या हो रहा है कि जो ये एक हाइड्रोजन है ये आपका NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, और क्या बनाता है? नाइट्रोमेथेन बनाता है और आपका जल बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जा रहा है? NO2 समूह के द्वारा किया जा रहा है। अतः ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित परिवर्तन आप किस प्रकार करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। हमें बनाना है मेथेन से एथेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या बनाना है? मेथेन से एथेन। तो मेथेन से एथेन बनाने के लिए हम मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो मेथेन का जो आपका एक हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, मेथेन की संरचना ऐसे होगी और मेथेन का जो ये एक हाइड्रोजन परमाणु है ये क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित, यानी कुछ ऐसी संरचना बनेगी। यहां पर जो एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो ये बन गया आपका CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड। क्या बना? मेथिल क्लोराइड। अब हमने मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई है? हमने सोडियम के साथ। कैसे? ऐसे देखो, CH3Cl इसकी अभिक्रिया हमने कराई है सोडियम के साथ और यहां पर भी हमने लिया है ClCH3 यानी मेथिल क्लोराइड के दो समूह हमने लिए हैं। इधर भी लिया है मेथिल क्लोराइड CH3Cl और इधर भी लिया है CH3Cl। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से HCl अलग हो जाएगा और क्या बनेगा आपका? C2H6। एक तो एथेन बनेगा और क्या बनेगा आपका? 2NaCl बनेगा। ये जो सोडियम है ये इन दोनों के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3CH3 यानी कि C2H6 बनेगा। ठीक है, ये होगा आपका एथेन। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH के निर्माण की दो विधियों के समीकरण दीजिए। अथवा में दिया हुआ है क्या होता है जब एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटित कराते हैं। तो एथिल अल्कोहल का पहला निर्माण होता है एथिल एसीटेट से। किससे होता है? एथिल एसीटेट से। तो एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटित कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ये आपका सूत्र है एथिल एसीटेट का, CH3COO-C2H5। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं जल के साथ क्षारक की उपस्थिति में, यानी इसका जल अपघटन कर रहे हैं क्षारक की उपस्थिति में। तो यहां से हमें मिल रहा है CH3COOH एसिटिक अम्ल और आपका मिल रहा है एथिल अल्कोहल C2H5OH। दूसरा तरीका है एथिलीन से। जब एथिलीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के साथ इसका जल अपघटन करा रहे हैं, जब एथिलीन का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर जल अपघटन करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या मिल रहा है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसको जब फिर से गर्म कर रहे हैं 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें मिल रहा है एथिल अल्कोहल। क्या मिल रहा है? एथिल अल्कोहल। यानी एथिल अल्कोहल बनाने के दो तरीके हैं, पहला एथिल एसीटेट का क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटन और दूसरा एथिलीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और उसके बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो बनता है उसको वापस गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। एथिल अल्कोहल C2H5OH, इससे एथिलीन, एथिलीन का मतलब है CH2CH2 कैसे प्राप्त करेंगे? अथवा में दिया हुआ है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री पर गर्म करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? एथिलीन। वही दिया हुआ है C2H5OH एथिल अल्कोहल को H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या प्राप्त हो रहा है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल। और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम दोबारा 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर रहे हैं तो एथिलीन बन रहा है और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। एथिल अल्कोहल C2H5OH की निम्न के साथ क्रिया लिखो। NH3 के साथ, Cl2 के साथ और PCl5 के साथ। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया NH3 अमोनिया के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? एथिल एमीन बनता है। ठीक है, तो C2H5OH की अभिक्रिया जब NH3 के साथ कराते हैं तो इसका जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर जो आपका जो OH समूह है उसमें से जो एक हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है? NH2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और क्या बनता है? आपका जल बनता है, यानी एथिल एमीन बनता है। फिर आपकी एथिल अल्कोहल की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर निम्न अभिक्रिया होती है। क्या होती है? एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एसिड एल्डिहाइड बनता है और आपका HCl बनता है। और एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब दोबारा क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरल बनता है और आपका HCl बनता है। फिर आपकी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आपको बनानी है PCl5 के साथ। तो जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है, POCl3 बनता है और आपका HCl बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस 2-3 प्रश्न रहे हैं, उनको अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। स्पिरिट तथा शराब में क्या अंतर है? परिशोधित स्पिरिट क्या होती है? तो यदि अल्कोहलीय पेय पदार्थ कैसे हैं? आसूत हैं, उनकी pH वैल्यू अगर 7 है तो उन्हें कहते हैं स्पिरिट, यानी अगर वो उदासीन है तो उसे कहते हैं स्पिरिट। और यदि अल्कोहलीय पेय पदार्थ आसूत नहीं है यानी उदासीन नहीं है तो उसे कहते हैं शराब। 95% अल्कोहल और 5% जल के मिश्रण को कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। ठीक है, देखो स्पिरिट क्या है? यदि कोई अल्कोहलीय पेय पदार्थ जो कि आसूत है यानी उदासीन है, जिसकी pH वैल्यू 7 है तो उसे कहते हैं स्पिरिट। यदि कोई अल्कोहलीय पेय पदार्थ आसूत नहीं है यानी उदासीन नहीं है, उसकी pH वैल्यू 7 के बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं शराब। और परिशोधित स्पिरिट किसके कहते हैं? जिसमें 95% अल्कोहल होता है और 5% जल होता है, ऐसे मिश्रण को कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24। साबुन क्या है? इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखो। अथवा में दिया हुआ है
साबुन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा में दिया हुआ है साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख 2 पदार्थों के नाम और साबुन बनाने की विधि का समीकरण लिखना है। अथवा में दिया हुआ है साबुन के निर्माण से प्राप्त सह उत्पाद का नाम और सूत्र लिखिए और साबुनीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में दिया हुआ है क्या होता है जब ट्राईएस्टीरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से रट ले, इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा 100% गारंटी के साथ। तो चलिए इसका उत्तर को जान लेते हैं कि साबुन बनता कैसे है। जब उच्च अनुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण वो क्या कहलाते हैं, वो साबुन कहलाते हैं। उच्च अनुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या जो पोटेशियम लवण है वो कहलाते हैं साबुन। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं और इस क्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। क्या कहते हैं, साबुनीकरण। ठीक है, उच्च अनुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सोडियम या पोटेशियम लवण है उन्हें कहते हैं साबुन। ये प्राप्त कैसे किए जाते हैं, जब तेल या वसाओं के तनु NaOH या KOH के द्वारा। ठीक है, जब लंबी श्रृंखला वाले तेल या वसीय जो अणु हैं वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करते हैं तो वहां से प्राप्त होता है साबुन और इस क्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। अब साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखो टाइस्टेरिन एरिन वसा यानी कि वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखला है और उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जा रही है। वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखला, ठीक है, उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एक तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और दूसरा प्राप्त होता है सोडियम स्टीरिएट और सोडियम स्टीरिएट को हम कहते हैं साबुन। ठीक है, क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ये अभिक्रिया आपको अच्छे से रट लेनी है कि जब उच्च वसीय अम्लों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो ग्लिसरॉल और साथ ही साथ प्राप्त होता है आपका साबुन। ठीक है, प्रश्न संख्या 25, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे साबुन की विशेषता बताओ या अथवा में दिया हुआ है श्रेष्ठ साबुन के गुण बताओ। तो अच्छे साबुन की क्या विशेषता होती है, साबुन सार रहित होना चाहिए क्योंकि सार वस्त्रों और त्वचा को हानि पहुंचाता है। पहली विशेषता क्या है कि साबुन का माध्यम सारीय नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रयोग में लाने पर साबुन छटकना नहीं चाहिए यानी बीच में से टूटना नहीं चाहिए। तीसरा, साबुन चिकना और मुलायम होना चाहिए। साबुन जो खुरदरा साबुन है वो अच्छा नहीं होता है। फिर साबुन एल्कोहल में कैसा होना चाहिए, विलय यानी घुलनशील होना चाहिए। फिर साबुन में जल की मात्रा 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। यह होती है एक अच्छे साबुन की विशेषता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26, मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इसका आपको चित्र भी बनाना है, यहां पर चित्र नहीं बना हुआ है। तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं, यानी जो साबुन का अणु है उसके दोनों सिरों के जो गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जल रागी कहते हैं। जो सिरा जल के अंदर विलय यानी घुलनशील होता है उसको जल रागी यानी जल से दोस्ती करने वाला, और दूसरा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को कहते हैं जल विरागी यानी जल का विरोधी, जो जल के अंदर नहीं घुलता लेकिन हाइड्रोकार्बन के अंदर घुलता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका जो आयनिक सिरा है वो जल के अंदर होता है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला सिरा होता है वो जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की क्या होती है, विशेष व्यवस्था होती है। आपने मिसेल की संरचना किताब के अंदर देखी होगी। तो ऐसे अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका जो आयनिक सिरा है वो गुच्छे की सतह पर होता है और इस संरचना को कहते हैं मिसेल संरचना। क्या कहते हैं, मिसेल संरचना। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्या होता है, सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। तो ये होती है मिसेल की संरचना। तो आपको मिसेल क्या होता है, मिसेल की संरचना का सूत्र बनाना है और उसके बारे में लिखना है कि किस प्रकार
जल के अंदर से मैल या गंदगी दूर होती है। इसको मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देखें। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देते हैं। क्लास काफी बड़ी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं वो सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और इतनी मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में हम इसके कुछ और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।